तो बेटा जी जब हम बात पार्टनरशिप की करते हैं, पार्टनरशिप यानी आपका क्या, साझेदारी। जब हम बात पार्टनरशिप की करेंगे तो देखो एक चीज जानो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की दो कैटेगरी होती है। ऑर्गेनाइजेशन की कितनी कैटेगरी होती है बेटा? दो कैटेगरी होती है। एक जिसे आप कहते थे कि सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा आपका क्या होता था, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सही है। तो जब हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते थे तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपने चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था एनपीओ। जिसका नाम क्या था आपका? एनपीओ। ठीक है, तो ये आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। लेकिन जब हम बात करेंगे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, जब हम बात करेंगे किसकी बेटा? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आपका आएगा सोल प्रोप्राइटर। सबसे पहले बेटा क्या आएगा? सोल प्रोप्राइटर, जिसे आप क्या कहेंगे? एकल व्यापारी या एकल व्यापार कहते हैं, जिसके बारे में आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। सही है कि नहीं है? जिसमें आप लोग फाइनल अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग या बैलेंस शीट बनाते थे। फिर उसके बाद दूसरा पोर्शन जो कि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो दूसरा पोर्शन हमारा क्या है बाबू? पार्टनरशिप। और इसी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमारा तीसरा पार्ट जो कि हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के खत्म होने के बाद, वो क्या है हमारा? कंपनी। यानी देखा जाए ये जो स्ट्रक्चर है आपका ऑर्गेनाइजेशन का, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट का, वो लगभग आपका 11th और 12th दोनों को अगर कंबाइंड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। भाई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सोल हम पढ़ के आ रहे हैं, क्लास 12th में हम पार्टनरशिप और कंपनी क्या करेंगे? पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो ये जो सर्कल है हमारा, ये आपका क्लास 12th में आके क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा जी आप लोग हेडिंग दे दीजिए पार्टनरशिप। हेडिंग क्या दे दीजिए बेटा? पार्टनरशिप। तो देखो जरा ध्यान से, जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं बाबू? पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो पार्टनरशिप पे सबसे पहले एक चीज जानिएगा। पार्टनरशिप पे जो लॉ एप्लीकेबल है या जो एक्ट एप्लीकेबल है, उसको हम लोग नाम देंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी अगर आपसे किसी ने पूछा कि जरा बताओ भैया पार्टनरशिप में कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है, तो आप सीधा सीधा नाम दीजिएगा कि सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये आपका एक नंबर का सवाल आता है। ठीक है बेटा, तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है? क्लियर हो गया। अब देखो, जब हम बात पार्टनरशिप की करेंगे यहाँ पे, जब हम बात यहाँ पे किसकी करेंगे बेटा? पार्टनरशिप की करेंगे, तो पार्टनरशिप में आपको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमको पार्टनरशिप में जो पढ़ना है वो है आपका इंट्रोडक्शन। हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है बेटा जी? जरा बोलिए मेरे साथ, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ना है। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप के बाद हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो है आपका गुडविल। क्या है बेटा जी? गुडविल। ठीक है, तीसरा चैप्टर है हमारा बच्चे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तीसरा चैप्टर हमारा क्या है बेटे? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और चौथा चैप्टर जो है हमारा वो है आपका डेथ एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। डेथ एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और लास्ट है हमारा बेटे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो अगर किसी ने पूछा कि भैया पार्टनरशिप में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, तो आप सबसे पहले कहोगे कि सर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, माफ करिएगा, पहला क्या है आपका? इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा हमारा क्या है? गुडविल। तीसरा है हमारा एडमिशन।
डेथ, रिटायरमेंट और लास्ट क्या है आपका डिसोल्यूशन। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं, किस बोर्ड के छात्र हैं बेटा जी, सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई पार्टनरशिप आप में कितने नंबर की आएगी, बताइए जरा, 36 नंबर की आएगी। कितने नंबर की आएगी, 36 नंबर की आएगी। और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो बेटा पार्टनरशिप फिर कितने नंबर की आएगी, 30 नंबर की आएगी। अब आप कहोगे सर ऐसा भेदभाव क्यों, बेटा ऐसा भेदभाव इसलिए क्योंकि यूपी बोर्ड में कुछ पार्ट कट गया है। जैसे इन भैया लोगों को डेथ, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन नहीं पढ़ना है, इन लोगों को खाली इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल और एडमिशन पढ़ना है। लेकिन आप लोगों को भविष्य में प्रॉब्लम ना हो, सर भविष्य यानी अरे भाई जब आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने के लिए क्या अप्लाई करते हो, कौन सा एग्जाम, हाँ जी, हाँ एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम देते हो ना, भविष्य में आपका मन करेगा सर बीएचयू पढ़ने का, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, दिल्ली में पढ़ने का, तो वहां पे एंट्रेंस देना पड़ता है, तो उसमें बेटा ये सब पूछा जाएगा। तो आप परेशान ना होइए, आपको मैं सब पढ़ाऊंगा, भले आपके सिलेबस में रहे या आपके सिलेबस में ना रहे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा सर 1 महीना और हमारा कोर्स आगे चलेगा, लेकिन नॉलेज भी तो मिलेगा आपको। आपको क्या मिलेगा, नॉलेज। तो आप यहाँ पे सिर्फ कोर्स कंप्लीट करने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ पे नॉलेज लेने के लिए आए हो। क्लियर हो गया बेटे। तो अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो मैंने क्या कहा कि कितने एक्ट, कौन सा एक्ट इसमें आता है, आप कहोगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले सर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ना है, देन गुडविल पढ़ना है, फिर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ना है, डेथ एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पढ़ना है, और लास्ट में आपका क्या पढ़ना है, डिसोल्यूशन पढ़ना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सबसे पहला अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो क्या है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो बेटा जी हेडिंग डाल दीजिए इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। देखो एक चीज जानो, जब हम इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप की बात करेंगे तो इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, या भविष्य में सर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से मेन टॉपिक हैं, ये हम आपको पहले ही लिखा दे रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा, फायदा नंबर 1, आपको ये पता रहेगा कि सर ये टॉपिक पढ़ चुके हैं और ये टॉपिक अभी पढ़ना बाकी है, और साथ ही साथ उसी टॉपिक से मैं आपको सब टॉपिक भी लिखा दूंगा। देखो एक चीज जानो, जब आप एग्जाम के लिए तैयारी करते हो ना, तो जो शॉर्ट नोट होता है वो इसी पोर्शन में ही तैयार किया जाता है। भाई आपके सामने 10 चैप्टर आ रहा है, 10 चैप्टर में कितने टॉपिक हैं, अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर आप पेपर कैसे दोगे। ठीक है, तो इसी बात पे लिखो जरा, इन दिस चैप्टर, लिखिए जरा, इन दिस चैप्टर there are following topic, there are following topic to be cover, to be cover। सर कौन कौन से चैप्टर कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ने हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको मीनिंग एंड फीचर ऑफ पार्टनरशिप पढ़ना है, मीनिंग एंड फीचर ऑफ पार्टनरशिप। देखो अगर मीनिंग एंड फीचर ऑफ पार्टनरशिप की जब बात की जाए तो देखा जाए ये एक तरीका का क्वेश्चन भी तो बन गया, एग्जाम में आपके सवाल भी तो आ सकता है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड गिव द डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप, या एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द पार्टनरशिप। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता, भैया आ सकता है ना। चलिए, पार्टनरशिप के बाद दूसरा पॉइंट बेटा हमें पढ़ना है पार्टनरशिप डीड। दूसरा पॉइंट हमें क्या पढ़ना है बेटा, पार्टनरशिप डीड एंड टाइप ऑफ पार्टनरशिप डीड, एंड टाइप ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखो पार्टनरशिप डीड को बाबू एग्रीमेंट भी कहा जाता है। पार्टनरशिप डीड को क्या कहा जाता है बेटा जी, एग्रीमेंट भी कहा जाता है। सर एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट का मतलब होता है जहां पे दो लोग मिलकर
एक बात पे एग्री होते हैं और उसी एग्री हुई बात पे वो आगे क्या करते हैं, अपना कार्य करते हैं, वही आपका क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का हिंदी किसी को पता है? हाँ भाई, एग्रीमेंट का हिंदी किसी को पता है? समझौता। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? समझौता। यानी समझौते का अर्थ बता दीजिए और समझौता कितने प्रकार का होता है ये बता दीजिए। अच्छा सर, तीसरा पॉइंट क्या पढ़ना है हमको? बेटा तीसरा चीज हमको पढ़ना है पार्टनरशिप अकाउंट। क्या पढ़ना है बेटा, बोलिए जरा? पार्टनरशिप अकाउंट। और जब पार्टनरशिप अकाउंट की जब हम बात करेंगे, जब हम किसकी बात करेंगे बेटा, पार्टनरशिप अकाउंट की बात करेंगे, तो इस पार्टनरशिप अकाउंट में सबसे पहले हमको पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या पढ़ना है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा हमको पढ़ना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या पढ़ना है बाबू? बोलते रहिए बोलते रहिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और तीसरा हमको पढ़ना है बेटा जी बैलेंस शीट। तीसरा हमें क्या पढ़ना है बेटा? बैलेंस शीट। यानी पार्टनरशिप अकाउंट। देखो एक नंबर का सवाल है यहाँ पे, एक नंबर के सवाल का आंसर है यहाँ पे, पूछो क्या बोले? आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, एमसीक्यू भी आता है आपके एग्जाम में, पता है कि नहीं आपको? आप जब बोर्ड देने बैठेंगे तो एमसीक्यू भी आएगा एक नंबर का। आपसे पूछेगा कि साझेदारी खाते में कितने प्रकार के अकाउंट बनाए जाते हैं, कितने खाते बनाए जाते हैं, बताइए। एक्सप्लेन द नेम ऑफ द 3 अकाउंट इन द पार्टनर। तो आप क्या नाम लेंगे? देखो ये क्या लिखा है मैंने, पहला क्या लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा क्या है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तीसरा क्या है बेटा? बैलेंस शीट। यानी 3 प्रकार के अकाउंट बनाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम क्या है आपका? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। दूसरा क्या है हमारा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और तीसरा क्या है हमारा? बैलेंस शीट। बताओ जी बेटा, समझ में आ गया? सर और भी चैप्टर खत्म हो गया कि अभी और भी पढ़ना है? बेटा अभी बहुत कुछ पढ़ना है, बस लिखते जाओ। इसके बाद हमको पढ़ना है एडजस्टमेंट। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? एडजस्टमेंट। सर एडजस्टमेंट में क्या क्या पढ़ना है? देखो जरा ध्यान से, देखो एडजस्टमेंट में सबसे पहले आपको पढ़ना है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले क्या पढ़ना है बेटा? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर देन दूसरा क्या पढ़ना है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा बेटा जी हमें क्या पढ़ना है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीसरा सर क्या पढ़ना है? देखो जरा ध्यान से बेटा, तीसरा हमें पढ़ना है कैलकुलेट सैलरी अमाउंट। कैलकुलेट सैलरी अमाउंट। चौथा हमें पढ़ना है कैलकुलेट मैनेजर या पार्टनर कमीशन। कैलकुलेट मैनेजर या आपका क्या? पार्टनर कमीशन। और फिर अगला एडजस्टमेंट हमें पढ़ना है गारंटी गारंटी ऑफ अ पार्टनर। गारंटी ऑफ अ पार्टनर। और फिर एक लास्ट हमें पढ़ना है बेटा पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट व्हेन बुक ऑफ अकाउंट व्हेन बुक ऑफ अकाउंट इज क्लोज्ड। व्हेन बुक ऑफ अकाउंट इज क्लोज्ड। तो देखो एडजस्टमेंट के नाम पे हम लोगों को बेटा जी क्या क्या पढ़ना है जरा बताओ मुझे। एक, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दूसरा, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी अमाउंट। चौथा, मैनेजर कमीशन। पांचवा, गारंटी अमाउंट।
छठवां पास्ट एडजस्टमेंट, यानी कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जब हम इन सब टॉपिक को कवर कर लेंगे तो आपका ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप है ये आपका चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा जी, कवर हो जाएगा। और एक चीज और जान लीजिए, अगर आप लोगों ने ये चैप्टर नंबर 1 छोड़ा तो आने वाला जो चैप्टर है ना, जिसे आप कहोगे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये सब पूरा का पूरा चैप्टर खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये जो आपका चैप्टर 1 है ये बेस है आने वाले बाकी चैप्टरों का, और अगर बेस ही खराब है, एक बात बताओ, घर बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, तो अगर नींव खराब है तो जरा बताइए क्या बिल्डिंग बन जाएगी? आंसर है नहीं। तो बिल्डिंग अगर कमजोर है तो कमजोर क्यों है? क्योंकि सर बेस नहीं मजबूत है। ठीक है बेटा, नोट डाउन हो गया? पक्का? चलिए फिर पहला हेडिंग लिखिए बेटा जी, मीनिंग एंड फीचर ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला क्वेश्चन, और इसका हम लोग ढूंढने जा रहे हैं आंसर। जल्दी से नोट डाउन करिए। मीनिंग एंड फीचर ऑफ पार्टनरशिप। देखो बेटा जी, यहां पे आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि भैया पार्टनरशिप का अर्थ क्या होता है और पार्टनरशिप का फीचर क्या होता है। देखो सबसे पहले पार्टनरशिप को समझने से पहले ना, सबसे पहले आपको पार्टनर को समझना पड़ेगा। सर ये पार्टनर क्या होते हैं? ध्यान दीजिए, जब हम सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहे थे तो सोल प्रोप्राइटर में मैंने आपको बताया था कि कितने लोग होने चाहिए भैया? कम से कम 1 लोग होते हैं, और वही 1 लोग एम्प्लॉय भी हैं, वही 1 लोग एम्प्लॉयर भी हैं, कर्मचारी हैं, नौकर हैं, मालिक हैं, मैनेजर हैं, सब कुछ वही है। सही है? लेकिन जब बात पार्टनर की जाती है, जब बात किसकी की जाती है? पार्टनर की जाती है, तो वहां पे भाई कम से कम सर 2 लोगों का होना जरूरी है। क्योंकि पार्टनर हम किसको कहेंगे? अपने अपोजिट वाले को ही तो कहेंगे भाई। पार्टनर किसको कहेंगे? अपोजिट वाले को। अब कुछ बच्चों का सवाल आता है कि सर एक बात बताओ, जो लाइफ पार्टनर होते हैं, लाइफ पार्टनर यानी सर जिनकी शादी हो गई होती है, तो क्या जो लाइफ पार्टनर हैं वो भी पार्टनरशिप वाले में कवर हैं क्या? इसका आंसर है नहीं बेटा। हम यहाँ पे बात बिजनेस की करने जा रहे हैं, और बिजनेस का मतलब ही होता है प्रॉफिट। सही है कि गलत है? सही है। तो बेटा शादी वादी जो होता है वो प्रॉफिट के लिए तो नहीं होता ना, कि चलो आज इनसे शादी कर ली, अरे अच्छा कल उनसे भी करनी है, अरे रुको यार परसों तुमसे भी करनी है। ऐसा तो नहीं है ना। एक व्यक्ति का एक ही बार शादी होता है। कुछ होते हैं नमूने टाइप के जो 2-3 बार कर लेते हैं, या जो बुढ़ाई बेला तक करते रहते हैं। एक एक्ट्रेस हैं, नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो सलमान खान की भाभी लगती हैं, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, मलिका अरोरा नाम है कि पता नहीं क्या नाम है, जो भी नाम है, मलिका कुछ करके है। उनकी एज बेटा 50 साल की है, 50 साल की एज है। और देवी जी का जो बॉयफ्रेंड है वो 36-37 साल का है। पैसा पैसा सब कुछ है भाई, पैसा है ना। लेकिन इसको बिजनेस ना बोलो यार ये बिजनेस नहीं होगा। वो अलग बात है, बैक हैंड पे दिख रहा है लेकिन वो अलग है, लेकिन हम इसको बिजनेस में नहीं कवर करेंगे। तो जो शादीशुदा लोग होते हैं उनको हम पार्टनर बिजनेस की लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे। तो सर बिजनेस की लैंग्वेज में पार्टनर बोलेंगे किसको? देखो जरा ध्यान से, जैसे एक व्यक्ति जिसका नाम है राम, एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम क्या है? श्याम। राम ने कहा अरे भाई श्याम आओ। एक मोहन नाम का व्यक्ति है, इसका एक 5 साल का लड़का है, और मोहन भाई साहब हैं करोड़पति। राम भाई मैं इस मोहन के लड़के नहीं, श्याम भाई मैं इस मोहन के लड़के को चल जा रहा हूं किडनैप करने।
मेरा साथ दोगे क्या? तो श्याम ने पूछा मेरा क्या फायदा? अरे यार आधा आधा निपटा लेंगे, मतलब 2.5 तुम रख लेना, 2.5 हम रख लेंगे। मेरी बात सुनिए, क्या ऐसा पॉसिबल है? अच्छा चलो, ये क्या इसको आप बिजनेस बोलोगे? सोच के बताओ, क्या ये बिजनेस की कैटेगरी में आता है? देखो एक चीज जानो, बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है? बिजनेस की डेफिनेशन होती है हर वो एक्टिविटी जिसके बदले प्रॉफिट हो, जिसका ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट हो, वही बिजनेस है। सही है? हर वो एक्टिविटी जिसका ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट हो, वही आपका बिजनेस है। बिजनेस की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। लेकिन इस बिजनेस को फिर 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक लीगल कैटेगरी में बांटा जाता है और एक किस कैटेगरी में बांटा जाता है? इलीगल कैटेगरी में। जैसे सपोज करो आप किसी दुकान पे जाओ और उससे कहो कि भैया मुझे AK-47 चाहिए, तो कहेगा भैया पागल वागल होगा, आगा AK-47? कहता अच्छा चलो छोड़ो, बम दे दो मेरे को, तो कहेगा यार पागल हो गए हो, बम कहाँ मैं बेचूंगा। लेकिन यही सवाल आप पाकिस्तान में जाके पूछिए, सेम यही सवाल पाकिस्तान की दुकान में जाके पूछिए, भाई साहब वहां आपको गोला भी मिलेगा, बम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। देखिए लीगल और इलीगल में एक छोटा सा डिफरेंस है। जानते हो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये होता है कि जो आपके स्टेट या आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग चले वो लीगल, और जो आपके स्टेट या कंट्री के अकॉर्डिंग ना चले वो आपका क्या? इलीगल। भाई एक बात बताइए, यूपी में अल्कोहल को खरीदना, अल्कोहल को बेचना, ये लीगल है कि इलीगल है? लीगल है, लीगल है भैया। अभी कुछ दिन पहले मैं देखा था, मैं जा रहा था कोचिंग बढ़ाकर, तो मैंने देखा लड़कों को तो ठीक है, मैं अक्सर देखता हूँ, ए बेटा लड़कों को तो मैं अक्सर देखता हूँ, लेकिन मैंने देखा 2 बच्चियां खड़ी हैं लाइन लगा के। मैंने कहा वाह, सच में देश बदल रहा है। ठीक है, खैर छोड़ो, यूपी का लॉ अलग है, सही है, लेकिन अगर यही चीज आप गुजरात में करो, यही चीज आप बिहार में करो, या यही चीज आप किसी ऐसे स्टेट में करो जहां पे बैन है, तो वहां तो आप टूटे भी जाओगे, लपेटे भी जाओगे, फाइन भी लगेगा। सही है कि नहीं है? जैसे सपोज करो कि आप, ये बिहार का बॉर्डर है, ये यूपी है, ये बिहार है, बॉर्डर पे खड़े हो, बिहार के में एक कदम रखा आपने, बिहार में पहुंच गए, एक कदम रखा यूपी में पहुंच गए। ठीक है, बिहार में खड़े होके दारू पियो, पुलिस भगा देगी तुम्हें, है भागो भागो भागो, नहीं तो तुमको जेल में डाल देगी। लेकिन यही यूपी में खड़े होके पियो, पुलिस वाले भी कहेंगे लाओ थोड़ा। ठीक है, तो समझ में आ गया लीगल और इलीगल? ध्यान दीजिएगा। तो प्रपोजल का यहाँ पे मतलब ये नहीं होगा कि आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी करेंगे। एक चीज जानिएगा, मैंने आपसे कहा कि भाई एग्रीमेंट का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे, एग्रीमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? समझौता। और समझौते को क्या कहा जाता है? जरा देखिएगा जरा ध्यान से। एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है बेटा प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड द एग्रीमेंट। यानी प्रस्ताव दिया हमने और प्रस्ताव क्या हो गया? स्वीकार हो गया, वही समझौता, वही क्या आपका समझौता। अब इसी के आगे थोड़ा सा और देखिएगा, इस एग्रीमेंट को ध्यान दीजिएगा, इस एग्रीमेंट को जब हम लिख लेते हैं, जब हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा? लिख लेते हैं, या जब हम लिखने के साथ साथ उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। सिग्नेचर कौन करेगा? जो भी पार्टी रहेगी ना, जो भी क्या रहेगी? पार्टी। 10 पार्टी हैं, 10 पार्टी लोग साइन करेंगे, और लिखने के साथ साथ बेटा हम उसको स्टैंप करवा लें। स्टैंप का मतलब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से है, स्टैंप का मतलब यहाँ पे किससे है? रजिस्ट्रेशन से है। तो आपका जो एग्रीमेंट है बेटा जी, वो कन्वर्ट होके नाम दे दिया जाएगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट का। उसको क्या कह देंगे फिर हम? कॉन्ट्रैक्ट कह देंगे। कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में कहा जाता है अनुबंध। क्या कहा जाता है? अनुबंध। देखो अब आप कहोगे सर ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ सही है, आपके सिलेबस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए।
आपको क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। देखो भावना में बह रहे हैं बच्चे, बताइए बेटा, आपके मन में अगर मेरे प्रति कुछ है तो उसको निकालिए, सीटों को तोड़िए नहीं। चलिए कोई बात नहीं, इसी को कहते हैं नींद का आना। आइए देखो ध्यान से, एग्रीमेंट, यहां पे एक शब्द मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान से पढ़िएगा। मैंने लिखा, लिखूं मैं, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा अगर आपने ये मेरी बातों को सुना और समझा तो जरा इसका अर्थ बता दो तो मैं जान जाऊं। बताओ बेटा, आपने मेरी बातों को सुना ना अभी 10 मिनट, तो इसका अर्थ बता दो। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज अ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। हम्म हम्म बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब है कि आप नीचे से ऊपर जा सकते हो, ये भी सही है। एवरी कॉन्ट्रैक्ट बिकम द एग्रीमेंट। भैया कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका होगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट इनलीगल है, अगर एग्रीमेंट आपका क्या है, इनलीगल, तो बेटा वो क्या, वो कॉन्ट्रैक्ट के रूप में परिवर्तित हो पाएगा? आंसर है नो सर। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा एक नंबर का सवाल यहाँ पे भी बनता है, एक नंबर का सवाल यहाँ पे भी बनता है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज द एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज अ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया बेटा? अच्छा एक नंबर का सवाल यहाँ पे भी बनता है, एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। प्रपोजल प्लस क्या, एक्सेप्टेंस। लिखते रहिएगा। अब आइए मिटा दूं इसे मैं, प्रभु लोग मिटा दूं, देवियों थोड़ा जल्दी जल्दी नोट किया करें। मिटाऊं? चलिए सर आप तो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप बता रहे थे, आप पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। बेटा थोड़ा सा इंतजार करेंगे, मैं लौट रहा हूं उन्हीं सब पे। देखो जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, देखो पार्टनर क्या होता है, इंडिविजुअल पर्सन। पार्टनर क्या होता है बेटा, इंडिविजुअल पर्सन होता है। सही है कि गलत है? ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 लोग हैं, ठीक है, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, नहीं 4 लोग हैं। कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। जब हम किसी इंडिविजुअल की बात करेंगे, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, जब हम सिर्फ ए की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, ए की बात करेंगे, तो इसको हम कहेंगे कि भैया ए यू आर द पार्टनर, आप साझेदार हैं, आप पार्टनर हैं। लेकिन जब हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस जितने भी हों, और जब हम सबकी बात करेंगे, जब हम क्या करेंगे बेटा, सबकी बात करेंगे, तो हम कहेंगे कि भैया आप सब पार्टनरशिप फर्म है। आप सब क्या है बेटा, पार्टनरशिप फर्म है। सर कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है बेटा ध्यान दीजिए, जो लिख रहा हूं उस पर जरा ध्यान दीजिए। मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ पार्टनर, कलेक्शन ऑफ पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। लो एक नंबर का यहां से भी प्रश्न आता है कि कलेक्शन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है, तो आप कहना कि सर कलेक्शन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म, यानी सभी साझेदार। जब हम किसकी बात करेंगे बेटा, पलक, जब हम किसकी बात करेंगे, जब हम सभी साझेदारों की बात करेंगे, सभी पार्टनर्स की बात करेंगे, तो उसे हम नाम क्या देंगे बेटा, पार्टनरशिप फर्म का नाम देंगे। तो एक नंबर का सवाल यहां पे भी बनता है, इंडिविजुअल है तो क्या कहेंगे, उसे पार्टनर कहेंगे,
जब इंडिविजुअल है तो क्या कहेंगे, पार्टनर, और जब सबकी बात की जाएगी तो क्या कहा जाएगा, पार्टनरशिप फर्म कहा जाएगा। बताओ जी, समझ में आया कि नहीं आ गया, पक्का? चलिए आइए, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग अभी समझ में आप लोगों को आने लगा है, सही है कि गलत है? अभी देखो मैंने डेफिनेशन नहीं बताई है, मैंने मीनिंग भी नहीं बताई है, बस आपको मैं सिर्फ टहला रहा हूं अभी। लेकिन अब आप लोग बहुत टहल चुके हैं, अब हम सीधा किसकी बात करेंगे, डेफिनेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डेफिनेशन की। मिटा दें बेटा इसको हम, चलिए आइए। तो जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम आपको डेफिनेशन को समझा देते हैं। मतलब सर देखो, लिखाने से पहले हम पहले समझा देंगे आपको, लिखाएंगे बाद में, ठीक है? देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्या बोला मैंने, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो डेफिनेशन बताई गई है पार्टनरशिप को लेकर, वो कहती क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी डेफिनेशन में आपके फीचर भी हैं, इसी डेफिनेशन में आपके क्या छुपे हैं, फीचर भी हैं। आइए समझते हैं, रेडी हैं सब लोग? आइए समझते हैं। कहा क्या गया है, कहता है कि जब दो या दो से अधिक लोग, क्या बोला मैंने बेटा, हाँ, जब दो या दो से अधिक लोग किसी एग्रीमेंट के माध्यम से, किसके माध्यम से बेटा, एग्रीमेंट के माध्यम से। देखो एक चीज जानो बेटा, एक नंबर का सवाल है यहां पे, सर क्या, एक बात बताओ, जैसे मैं आपका टीचर हूं, आप मेरे स्टूडेंट हो, अब आप किस बेस पे ये कहते हो कि सर आप हमारे टीचर हैं? किस बेस पे कहते हो? सर आप पढ़ा रहे हो इसीलिए आप हमारे टीचर हो, आप पढ़ रहे हो हमसे इसीलिए आप हमारे स्टूडेंट हो। लेकिन अभी एक महीना पहले, जब तक आप मेरे से नहीं पढ़े थे, मैं आपके बगल से भी गुजरता ना, तो आप कहते पता नहीं कौन जा रहा है, या आप मेरे बगल से गुजरते तो मैं कहता पता नहीं कौन जा रहा है, हाँ या ना? लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन कैसे हो गया, आप पढ़ने लगे मेरे से, मैं पढ़ाने लगा, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन बिल्ड हो गया। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पार्टनर कैसे बनता है बेटा, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है जानते हो? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई साहब ये एग्रीमेंट, क्योंकि एक व्यक्ति ने प्रस्ताव दिया था, दूसरे व्यक्ति ने उस प्रस्ताव को क्या किया था, स्वीकार किया था। मैंने यही तो कहा, एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रपोजल प्लस क्या, एक्सेप्टेंस ना। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि पार्टनर के बीच में रिलेशन कैसे बिल्ड किया जाता है, पार्टनर के बीच में रिलेशन कैसे बिल्ड किया जाता है, तो आप आंसर क्या देंगे, एग्रीमेंट नाम देंगे, या इसको और भी नामों से जाना जाता है, जिसे सबसे पहला एक नाम है पार्टनरशिप डीड। क्या कहा जाता है बेटा, पार्टनरशिप डीड, जिसे हिंदी में साझेदारी समझौता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, साझेदारी समझौता, ये झा है, ठीक ना? और इसे साझेदारी संलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साझेदारी संलेख भी कहा जाता है। बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर, किसके माध्यम से, एग्रीमेंट के माध्यम से, किसके माध्यम से बेटा, एग्रीमेंट के माध्यम से एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं, एक बिजनेस की क्या करते हैं बेटा, शुरुआत। अच्छा एक बात बताओ, ये बिजनेस कैसा होना चाहिए, सोच के जवाब दीजिएगा, लीगल या इनलीगल? लीगल ना, पक्का ना, वेरी गुड। चलो आपने कहा कि सर ये बिजनेस कैसा होना चाहिए, सर लीगल होना चाहिए, ठीक है, कैसा होना चाहिए, लीगल यानी वैध होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, इस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य,
भाई आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो ना, हाँ या ना? क्यों पढ़ रहे हो सर? अच्छा नंबर लाने के लिए, नॉलेज पाने के लिए? अच्छा नंबर लाने के लिए या नॉलेज पाने के लिए? दोनों में से एक जवाब दीजिएगा, क्योंकि अगर नॉलेज है तो अच्छा नंबर अपने आप आ जाएगा। और अच्छा नंबर के लिए ये जरूरी नहीं होता कि नॉलेज होना चाहिए। अब कहोगे सर ऐसी कैसे बात कर रहे हो? अरे यूपी बोर्ड में बेटा ऐसे ही होता है। यूपी बोर्ड में मुझे एक बच्चे के बारे में मैं आपको बताऊं, नाम नहीं लूंगा उसका। इंग्लिश वाले पेपर में जानते हो क्वेश्चन ही सिर्फ उतार के लाया था वो क्वेश्चन, और उसका नंबर 82 आया। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता? यार वो आया और आने के बाद रोया, बैठ के आधे घंटे रोया। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा है सर मैं सिर्फ क्वेश्चन उतार के आया हूं। मैंने कहा चलो गनीमत है, कुछ तो उतार के आए हो। और सबसे ज्यादा उसके नंबर आ गए। अब बताइए, लेकिन ये चीजें आप लॉन्ग लाइफ में सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर अच्छा आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वाकई में काबिल हैं। ये भी जानिए, आप नॉलेज है तो आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिए। तो मैंने क्या कहा कि जब दो या दो लोग मिलकर क्या करते हैं, एग्रीमेंट के माध्यम से क्या करते हैं बेटा, बिजनेस करते हैं। और इस बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है बेटा? टू अर्न प्रॉफिट। नहीं, मोर मत बोलिएगा। अब कहोगे सर ऐसा कहाँ है? बेटा जी टू अर्न प्रॉफिट, बताता हूं क्यों। देखो अगर आपने मोर बोल दिया तो इसका मतलब आपके अंदर अहंकार आ गया है। हाँ भैया एक बात बताइए, मैं मानता हूं कि कस्टमर जस्ट लाइक अ डोंकी। अब आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो, अभी तो कस्टमर हो। मैं कहूंगा हाँ मैं भी कस्टमर हूं और मैं अपने आप को गधा बोल रहा हूं। अब आप कहोगे सर ऐसा काहे है? अरे एक बात बताओ, जो चीज भगवान ने हमको फ्री में दी है उस चीज के लिए हम 20 रुपया खर्च करते हैं। पानी की बोतल सोचिए, आप दीपावली में सजाया उजाया जाता है कि नहीं जाता? सजाया जाता है ना। जो आम के पत्ते होते हैं वो भी मार्केट में बिकते हैं, जो फूल होता है वो भी मार्केट में बिकता है। भैया घरे लगा लो मारे का फूल करो। कस्टमर इज जस्ट लाइक अ डोंकी, किसी ने कहा तो हम हैं वाकई में हम लोग हैं। चलिए आइए, तो मोर मत बोलिएगा, टू अर्न द प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने क्या कहा एक बार फिर से समझेंगे। जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, किसके माध्यम से? एग्रीमेंट के माध्यम से। उस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बताइए जरा? प्रॉफिट करना, प्रॉफिट अर्न करना ना। और इसी अर्न प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी अर्न प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे बेटा? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? मैंने कहा बेटा बिटवीन द पार्टनर। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा? बिटवीन द पार्टनर। अब सवाल ये उठता है कि सर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सवाल ये उठता है कि सर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अब देखो सवाल ये उठता है बेटा कैसे, तो इसका आंसर है जिसके बेस पे आप बिजनेस स्टार्ट किए थे, यानी एग्रीमेंट। तो एक नंबर का सवाल यहां पे भी बनता है, एक नंबर का सवाल यहां पे भी बनता है। क्या? प्रॉफिट और लॉस पार्टनर के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? जैसे ये सवाल, एक मिनट, जैसे ये सवाल अगर आपके टीचर ने पूछा, कुछ चमत्कारी बच्चे खड़े होंगे और कहेंगे सर बराबर बांट दो, तो बेटा ऐसा चमत्कार मत दिखाइएगा। आप उनको सीधा कहिएगा सर एज पर द पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर एज पर पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट। बेटा नोट डाउन करेंगे और ये डायग्राम भी बनाएंगे।
नोट डाउन करने के साथ साथ ये डायग्राम भी बनाइए जल्दी से। अब हम बात कर लेते हैं आपकी, देखो आपकी डेफिनेशन खत्म हो गई, अगर ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन खत्म हो गई, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे एक लाइन और है, सुन लीजिएगा। लाइन क्या कहता है, आंसर दोगे आप लोग है। अब जैसे मान लो आप 4 लोग हो और आप चारों लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हो। भैया भैया सुन लो सवाल। देवी जी सुनो तो, आपसे ही कह रहे हैं। पलक, हाँ आपसे कह रहे हैं। पलक पलक आगे ही बैठे हैं, सुन तो लो। जैसे आप 4 लोग हो, मिलकर व्यापार कर रहे हो, ठीक है, तो उस बिजनेस को चारों लोग ऑपरेट कर सकते हो, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, हाँ या ना, चारों लोग। अब मान लो 4 में से 3 के घर पे शादी पड़ गई, तो बचा कौन, एक। तो क्या उस दिन दुकान खुली रहेगी या बंद रहेगी, खुली रहेगी ना, पक्का। ये एक दुकान खोल सकता है अकेला ना, पक्का। ऐसा तो नहीं कि भैया जब तू आई बात तब दुकान खोला, नहीं ना। बस यही आखिरी पॉइंट है। सर आखिरी पॉइंट क्या कहता है, कहता है बिजनेस रन बाय ऑल द पार्टनर। है बेटा सुनो तो, बिजनेस रन बाय द ऑल पार्टनर। मैं लिख दूं यहां पे, बिजनेस रन बाय ऑल पार्टनर, या फिर एनी वन पार्टनर रन द बिजनेस on the behalf of all other partner। बताओ ये लाइन समझ में आ गई कि नहीं आ गई, लाइन समझ में आ गई। तो 1 नंबर का सवाल यहाँ पे भी बन रहा है, सर क्या, अरे बिजनेस को कौन चला सकता है, तो आपने कहा सर सब लोग चला सकते हैं। अच्छा सब नहीं है तो सर कोई एक चला सकता है, कोई एक क्या कर सकता है, चला सकता है। जी बेटा जी समझ में आ गया डेफिनेशन। तो अब हम आपकी किताब से आपकी डेफिनेशन को क्या करें, दिखा दें, क्योंकि यही डेफिनेशन आपकी किताब में, जैसे मैंने ये बनाया है वही आपकी किताब में भी क्या है, मेंशन है। बस 1 मिनट का समय देंगे। तो देखो अब हम क्या समझने जा रहे हैं, अब हम समझने जा रहे हैं आपका फीचर ऑफ पार्टनरशिप। जब हम फीचर ऑफ पार्टनरशिप की बात करेंगे, जब हम किसकी बात करेंगे, फीचर ऑफ पार्टनरशिप, आप लोग भी बोलते रहिएगा। जब हम लोग फीचर ऑफ पार्टनरशिप की बात करेंगे बेटा, तो सबसे पहला जो फीचर हमारे सामने आता है वो आता है आपका 2 और अ मोर पर्सन। क्या लिखा आ रहा है आपका, 2 और अ मोर पर्सन, यानी कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए। कितने लोग, 2 लोग। तो जब ये तो बात हो गई कि सर कम से कम 2 लोग हो गए, यानी अगर हम मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर की बात करें तो मिनिमम कितने पार्टनर हो जाएंगे बेटा, 2 हो जाएंगे। और इस मिनिमम की जो कैटेगरी बताई गई है वो कहां बताई गई है, आपके पार्टनरशिप एक्ट में ही बताई गई है। कहां बताई गई है, पार्टनरशिप एक्ट में बताई गई है। लेकिन आपको एक चीज मैं बताऊं, जब हम बात मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, हाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की बात करेंगे, तो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसके बारे में चर्चा ही नहीं करता। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमने तो 50 पढ़ा था, सर हमने तो 200 पढ़ा था, सर हमने तो 10 पढ़ा था। अब जो भी पढ़े हो अच्छी बात है, आपका आंसर 50 है, मैं भी कहता हूं कि हाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ अ पार्टनर 50 है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये 50 के बारे में कहां कहा गया है, अब इसके बाद जवाब नहीं आएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 है, लेकिन हाँ कोई ये पूछ ले कि ये 50 की डेफिनेशन कहां दी गई है, इसके बारे में जवाब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सर हमको पता ही नहीं रहता। और टीचर भी इतने प्यारे प्यारे होते हैं, कहते हैं 2 मिनिमम 50 मैक्सिमम, याद कर लो।
किस 50 के बारे में चर्चा कहाँ हुई है बेटा? इस 50 के बारे में चर्चा हुई है आपकी कंपनी एक्ट 2014, कंपनी एक्ट 2014 रूल के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग बेटा रूल 10 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर किया गया है, बोला गया है। अब आपको सर हमने तो कंपनी एक्ट 2013 पढ़ा था, ये 2014 कहां से आ गया? देखो एक चीज जानो, इसके लिए ना लॉ का क्लासिफिकेशन जानना पड़ेगा। हर साल आपका जो लॉ होता है वो अमेंड होता रहता है। हर साल बजट जिस प्रकार हर साल पास किया जाता है उस प्रकार आपका जो लॉ होता है वो हर साल आपका अपडेट होता है। क्या होता है बेटा? अपडेट होता है। जैसे आपका मोबाइल है, आप मोबाइल लिए थे 2016 में, और अगर हम आपके मोबाइल की बात करें तो अगर आपने उसके सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है तो क्या कहोगे कि सॉफ्टवेयर 2023 कहोगे ना? ये तो नहीं कहोगे ना कि 2013 की 16 में लिया था, 16 का ही पड़ा है। तो ये जो 50 की बारे में बात किया गया है ये कहाँ किया गया है? आपके कंपनी एक्ट 2014 रूल 10 के अनुसार ये बात क्या की गई है? बताई गई है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। समझ में आ गया बेटा? 1 नंबर का सवाल यहां से आएगा, आगे सुनिएगा। अब देखो 2 और मोर पर्सन, यानी यहां पे हमने मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर ली। अब यहां पर आपको एक चीज और पढ़ना है। ये जो शब्द यहां पे लिखा गया है पर्सन, ध्यान दीजिए भैया, ये जो शब्द यहां पे लिखा गया है क्या? पर्सन। सवाल ये उठता है कि सर किसी को भी अपना पार्टनर बना लिया जाए क्या? तो आंसर है नहीं। 3 लोगों से आपको बच के चलना है। मतलब इन तीनों को छोड़कर बाकी आप किसी को अपना पार्टनर बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो 3 लोग कौन हैं? जैसे मैं आपसे कहूं कि क्लास में 2 बच्चे फेल हैं, बाकी सब पास, तो खाली वो 2 तो सबको आप अपना पार्टनर बना सकते हो, लेकिन 3 कैटेगरी के लोगों को आप अपना पार्टनर नहीं बनाओगे। और उनमें सबसे पहली कैटेगरी आती है बेटा आपकी माइनर की। किसकी कैटेगरी आती है बेटा? माइनर की। सर ये माइनर कौन होते हैं? बेटा माइनर वो लोग होते हैं जो कि 18 साल से कम हैं, जिनकी एज आपकी क्या है बाबू? 18 साल से कम है। अच्छा एक बात बताओ, 18 साल से इस क्लास में 18 साल से कौन कौन है बड़ा? छोटा कौन कौन है? मतलब 18 या 18 से कम? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा 18 से ज्यादा कौन है? वो 1 2 3। अच्छा बाकी सब बुजुर्ग, बाकी सब छोटे छोटे हो। चलिए बॉस ठीक है। तो अगर आपकी एज, ठीक है, अगर आपकी एज 18 या 18 से कम है तो इसका मतलब आप माइनर हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, माइनर को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने लॉ बनाए गए हैं ना अपने देश में, जितना किसी भी देश में नहीं बनाया गया है। अब आप कहोगे ऐसे क्यों सर? आप एक काम करो, जाके किसी का मर्डर कर दो, करना नहीं वैसे, तो जाके किसी का मर्डर कर दो, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा जानते हो? ज्यादा से ज्यादा आपको सुधार गृह में कहाँ भेज दिया जाएगा? सुधार गृह में भेजेगा, और कहीं नहीं भेजा जाएगा। ये नहीं कि आपको जेल में भेज दिया जाए। अरे कैसे कैसे मारेगी? सुधार गृह नाम है भैया। माइनर अगर किसी का पार्टनर भी बन जाए, आपने गलती से बना लिया, उसको बिजनेस में लॉस हो गया, तो वो लॉस की भरपाई नहीं करेगा। वो सिर्फ एक चीज की भरपाई कर लेगा, और वो है क्या? आपका प्रॉफिट। यानी माइनर को छोड़ दीजिए। पहला व्यक्ति कौन? माइनर, जिनको आप अपना पार्टनर मत बनाइएगा, क्योंकि वो आपके किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, तो पहला व्यक्ति समझ में आया। अब दूसरा व्यक्ति कौन है बेटा? दूसरा व्यक्ति जिससे हम लोग दूर रहना चाहते हैं। सर कौन? मेंटल, अनसाउंड, अनसाउंड। अच्छा एक बात बताओ, पागल लोगों की पहचान क्या होती है?
नहीं, पागल लोग की पहचान ये होती है, उनको आप चाहे जो बोलो, चाहे जो सुनाओ, वो करेंगे अपने मन का। अरे आप, मैं आपसे कहता हूं होमवर्क करके लाओ, करके लाते हो? अरे रोज रोज तो नहीं लाते। हाँ, तो देखो, अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड मतलब जो, जैसे आप लिखो राम, वो समझ ही ना पाए कि क्या लिखा है। तो अनसाउंड माइंड यानी किसी पागल व्यक्ति को भी आप अपना पार्टनर मत बनाइए, क्योंकि अगर आपने किसी भी पागल व्यक्ति को अपना पार्टनर बनाया तो सीधी सी बात है, वो तो कहेगा कि सर हम तो मेंटल लेवल ही नहीं है, तो हम समझेंगे क्या? समझ में आ गया बेटा? अच्छा, ये जो अनसाउंडनेस है ना, ये टेम्परेरी भी होती है और परमानेंट भी होता है। टेम्परेरी का मतलब कोई व्यक्ति है जो कि दारू के नशे में है, तो अगर दारू के नशे में है तो सोचने समझने की बुद्धि उसकी बढ़ जाती है या घट जाती है? सोच के बताइए, बढ़ जाती है कि घट जाती है? घट जाती है भैया, घट जाती है। अरे इसीलिए तो लोग नाली वाली में पड़े रहते हैं। होली में एग्जाम्पल देखिए। फिर अगला, अच्छा अगला कौन है? दूसरा पर्सन समझ में आ गया सामने। तीसरा है बेटा पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, यानी एक व्यक्ति जिसको लॉ ही बार बार मना कर रहा है कि सर आप इसको अपना पार्टनर मत बनाइएगा। आप कहोगे सर ऐसे लोग भी हैं दुनिया में? बिल्कुल हैं। एक व्यक्ति का मैं अभी नाम लूंगा, आप तुरंत समझ जाओगे। कहो तो बताओ, लूं नाम उसका मैं? नाम सुना है आपने विजय माल्या का? बताओ, विजय माल्या को अपना पार्टनर बनाओगे क्या? नीरव मोदी को अपना पार्टनर बनाओगे क्या? अच्छा छोड़ो, राहुल गांधी को अपना पार्टनर बनाओगे क्या? अच्छा, राहुल गांधी इन तीनों में से किस कैटेगरी में आते हैं? माइनर, अनसाउंड या? अच्छा, अनसाउंड वाले वोट दो जरा, जो कितने लोग हाथ उठाओ। अरे बाप रे बाप। अच्छा, माइनर वाले कौन है जो कहते हैं राहुल गांधी भी माइनर है? मैं कहता हूं माइनर है। देखो कांग्रेस है भैया, क्या चाहते हो कांग्रेस वाले धावा बोल दे? अच्छा देखो, पहला क्या कहता है? 2 और मोर पर्सन। तो 2 और मोर में कितने लोग होने चाहिए? कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा कितने? 50। और कितने कितने लोगों से हमको बच के चलना है? 3। पहले कौन है? माइनर, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालीफाई बाय द लॉ। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो हमारे देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, इनको हम लोग फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं। जैसे सपोज करिए कि प्रेसिडेंट पे हमला हो गया, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, तो बेटा एक चीज जानिए, जिस दिन उनके ऊपर हमला हो जाएगा ना, पूरे इंडिया में जितनी भी आर्मी है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ये सेना, वो सेना, सब उस पर हमला कर देगी। नहीं, अब कई सारे डिवाइड भी हो रहे हैं। एक कल मैंने एक बटालियन का नाम सुना जिसका नाम है मार्कोस। कभी आप लोगों ने सुना होगा मार्कोस? वो यहाँ से उड़े होते हैं। अब क्यों होते हैं वो कभी आप लोग देखना, गूगल पे सर्च करना, पता चल जाएगा। बट सल्यूट, गजब के होते हैं वो लोग, ठीक है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता। जितने भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो भी आपके डिस्क्वालीफाई होती हैं, उनके साथ भी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है भैया? चलिए, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया बेटा? पक्का? चलें आगे हम लोग, ठीक है? पहला पॉइंट है बेटा हमारा एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, एग्रीमेंट का एक और नाम था, जरा बताओ, जरा क्या नाम था? एक और नाम था, बताओ जरा। पार्टनरशिप डीड बताया था, सही है? अच्छा, मैंने इसके बारे में एक चीज लिखाई थी कल, क्या बोला था? एग्रीमेंट क्या था बेटा? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू क्या? एग्रीमेंट, यही बताया था ना? अच्छा, ये भी एक चीज बता दिया था कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज द एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ये बता दिया था। अब यहां पर एक चीज और सुन लीजिए बेटा जी,
एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ बिजनेस, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ बिजनेस। सर ये क्या होता है? बेटा बिजनेस को चलाने के लिए जो भी आप रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं, जो भी आप नियम और शर्तें बनाते हैं, या जो भी आप प्रिंसिपल अडॉप्ट करते हैं, उसी को आप नाम क्या कहते हो? एग्रीमेंट कहते हो। उसी को आप बेटा क्या कहते हो? एग्रीमेंट कहते हो। इतना समझ में आ गया? अब एक चीज और सुनिएगा, जब हम एग्रीमेंट की बात करते हैं तो एग्रीमेंट के लिए कल मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो पार्टनर होते हैं, एक पार्टनर, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जो पार्टनर होता है या जिन्हें हम पार्टनर कहते हैं, क्यों कहते हैं, किस वजह से कहते हैं? तो मैंने कहा था भैया एग्रीमेंट वो बेस होता है जिसकी वजह से हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का क्या कह देते हैं? पार्टनर कह देते हैं। यानी एग्रीमेंट शो द रिलेशन, एग्रीमेंट एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन द पर्सन, एग्रीमेंट एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन द पर्सन। और ये एग्रीमेंट क्या है? आपका टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बिजनेस है। अब इसी एग्रीमेंट को हम लोग दो भाग में पढ़ेंगे। इसी एग्रीमेंट को बेटे जी हम लोग कितने भाग में पढ़ेंगे? जल्दी से बताओ, कितने भाग में? दो भाग में पढ़ेंगे। या अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आया कि जरा बताइए टाइप ऑफ एग्रीमेंट, तो आप कहोगे सर देयर आर द टू टाइप ऑफ द एग्रीमेंट, वन इज द ओरल एंड सेकेंड वन इज द रिटन। सेकेंड वन इज द रिटन या राइटिंग। यानी जिस नियम को, जिस कानून को, जिस दिशा निर्देश को आपने सिर्फ मौखिक रूप में रखा है। अच्छा, मौखिक का मतलब क्या होता है जानते हो? मौखिक का मतलब क्या होता है? बोलना, थ्रू द माउथ, थ्रू द बॉडी लैंग्वेज, वो आपका क्या कहलाता है? ओरल कहलाता है। अच्छा, रिटन में कहानी क्या होती है? सर रिटन में एक कागज का पन्ना होता है। एक कागज का क्या होता है? पन्ना। अब ये चाहे पन्ना चाहे हार्ड कॉपी में रखो, चाहे किस में रखो? सॉफ्ट कॉपी में रखो। हार्ड कॉपी यानी फिजिकल पन्ना, और सॉफ्ट कॉपी यानी आपके लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर में जो पड़ा है, उस पे जो भी आप नियम और शर्त लिख रहे हो, जो भी आप कुछ लिख रहे हो, वो आपका क्या हो जाएगा? रिटन एग्रीमेंट हो जाएगा। यानी ओरल में कोई भी एविडेंस नहीं होता है। एक चीज सुन लीजिए, आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि ओरल एग्रीमेंट अच्छा होता है या रिटन एग्रीमेंट होता है फॉर द बिजनेस? अच्छा, कितने लोग ओरल वाले हैं? हाथ उठाओ। कोई नहीं? अच्छा, रिटन वाले कितने? हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है। अच्छा, क्यों? कारण बताओ। बता तो दिया सबने सर, रिटन रिटन रिटन। बताओ क्यों, कारण? हाँ बताओ। अच्छा, रिटर्न होने पे हम प्रूव कर सकते हैं। क्या प्रूफ करना है भैया? हाँ 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 हाँ, सही बात है, बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो बेटा, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाएगा ना कि आप रिटर्न के साथ जाना चाहोगे या ओरल के साथ जाना चाहोगे, तो फॉर द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आप ओरल के साथ ही जाइएगा। क्यों जाइएगा? क्योंकि बेटा फ्यूचर मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर किया जा सकता है। हाँ, किसके साथ? किसकी वजह से? फ्यूचर मिसअंडरस्टैंडिंग की, फ्यूचर मिसअंडरस्टैंडिंग को आप क्या कर सकते हो? दूर कर सकते हो। क्योंकि देखिए एक चीज जानिए, जब एक बार चोरी होती है, पहली बात तो अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो कभी नहीं कहेगा कि आई एम द चोर। या अमिताभ बच्चन की तरह, अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो कभी? एक पिक्चर आई थी उनकी, त्रिशूल। अमिताभ बच्चन, एक पिक्चर आई थी उनकी त्रिशूल, वो अपने हाथ पे लिखवा लिए थे मेरे पापा, ठीक है? तो ऐसा भी कोई नहीं है।
सभी कोई नहीं है। तो सीधी सी बात है, अगर आप फ्यूचर मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहते हैं, टू अवॉइड एनी फ्यूचर मिसअंडरस्टैंडिंग, देन यू गो फॉर द रिटन। लेकिन अगर भाई भाई हैं, अच्छा रिलेशन चल रहा है, तो देन गो फॉर द ओरल। ठीक है, छोटा व्यवसाय है, गो फॉर द ओरल। लेकिन अगर आपका व्यवसाय बढ़ रहा है तो देन गो फॉर द रिटर्न, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है भाई। हर व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षाएं हैं, हर व्यक्ति बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति क्या होना चाहता है, बढ़ना चाहता है। तो रिटर्न के साथ आप जाएंगे, फ्यूचर मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ेंगे, तीसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा फीचर देखते हैं। पहला फीचर हमने क्या देखा बेटा, टू और अ मोर पर्सन। दूसरा हमने देखा कि सर एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट इज द बेस हु एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन द पर्सन, यू आर द पार्टनर। देन उसके बाद बेटा अगला फीचर है हमारा बिजनेस या ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। ध्यान दीजिएगा, कल मैं जब बिजनेस पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि बेटा आपका बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल या इनलीगल? ऑलवेज रिमेंबर सर लीगल, ऑलवेज रिमेंबर लीगल। और लीगल अगर है, इसका मतलब आपको सपोर्ट दिया जाएगा किसकी तरफ से? आपके कानून की तरफ से, आपके गवर्नमेंट की तरफ से। किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से। मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे देश में इतना करप्शन है जितना दूसरे देश को तो मैंने देखा ही नहीं है, लेकिन हमारे देश में है करप्शन। अब आप कहोगे सर ऐसे कहाँ है, अपने देश की आप तारीफ कर रहे हो। तारीफ नहीं कर रहा हूं, कोशिश करिए, सुनिए, सुनने का प्रयास करिए। आप ये देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपने पॉलीथीन का नाम सुना होगा, सुना होगा। 2017 में बैन हुआ था पहली बार, बैन पॉलीथीन, बैन पॉलीथीन, सब हाय हाय किए थे। 1-2 महीना बैन भी हुआ, घर से आएंगे झोला ले आएंगे, ऐसा कुछ स्लोगन भी चला था। सरकार कैंपेन भी कर रही थी, खूब झोला भी बटा। लेकिन 2023 चल रहा है, पॉलीथीन बैन हुआ क्या? नहीं हुआ। और टेंशन ना लीजिए आप लोग, बिल्कुल ना लीजिए, हम अपनी जिंदगी जी चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा 10-20 साल जिएंगे हम, लेकिन आप लोगों की जिंदगी है। आप लोग अगर अभी कुछ नहीं किए ना, आप लोग इनकी वजह से, हाँ तो बस 20 साल में हो जाएगा, 50 निकल लेंगे फिर। लेकिन अभी तो आप 17-18 हैं, वो हो जाएगा, 2-3 साल में साम्राज्य खड़ा हो जाएगा। साम्राज्य खड़ा करने के लिए उम्र लंबी नहीं होनी चाहिए। हाँ, जिंदगी बड़ी हो, उम्र तो कुत्तों की भी बहुत होती है। आगे बढ़ेंगे, आइए देखिए। तो सीधी बात है, जो आपका बिजनेस है, ध्यान दीजिए, जो आपका बिजनेस है वो कैसा होना चाहिए बेटा? लीगल बिजनेस होना चाहिए, वैध होना चाहिए। और ये जो बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, ये क्या होना चाहिए बेटा? टू अर्न प्रॉफिट या मोर प्रॉफिट? काहे मोर नहीं, टू अर्न प्रॉफिट, नहीं मोर मत बोलिए, नहीं तो आपको सरकार मोर बना देगी। ठीक है, सरकार आपको मोर बना देगी। मोर देखियो ना, फिर वही बात, करते सब हैं, छुपाते सब हैं, दिखाता कोई नहीं है। ठीक है, करते सब हैं। आइए, तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, बिजनेस कैसा होना चाहिए बेटा? आपका बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। और बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? टू अर्न प्रॉफिट, नॉट मोर अर्न प्रॉफिट। अब देखेंगे ध्यान से, ये जो प्रॉफिट आपने अर्न कर लिया है, यानी ये आपका तीसरा फीचर था। जो हमारा चौथा फीचर है बेटा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। चौथा फीचर हमारा क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब एक बात बताओ, हमारे पास 10,000 प्रॉफिट आ चुका है और हमारे सामने 3 पार्टनर हैं और तीनों लोग कटोरी ले ले खड़े हैं। अरे 10,000 है, ज्यादा नहीं है, नहीं तो मैं थरिया लेके बोलता कि थरिया लेके खड़े हैं। हाँ, अगर 2-3 करोड़ होता तो मैं कहता परात लेके खड़े हैं। तो अब इस 10,000 का हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, जवाब दीजिएगा। इस प्रॉफिट को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? कितने लोग कह रहे हैं सर इक्वल इक्वल बांट दो? भाई आओ, मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए भैया। क्या मैं यहाँ तो कुछ बोल ही नहीं रहा।
तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूं, देखिए हाँ, मान लिए प्रभु आपकी बात, एकदम प्रभु आपकी बात मान लिए। यानी द प्रॉफिट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर, द प्रॉफिट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर एज पर पार्टनरशिप। समझ में आ गया बेटा? अच्छा, पार्टनरशिप डीड में जो भी कुछ कहा जाएगा, 2-3 के रेशियो में बांटो, 2-4 के रेशियो में बांटो, 12 के रेशियो में बांटो, उसी अकॉर्डिंग बांट देना। और अगर कुछ नहीं कहेगा तो सुमित शुक्ला का कहना कि सर बराबर बांट दो, सही भी है, बराबर बांट दो। ठीक है बेटा, चलिए बिल्कुल। तो बेटा ये चौथा फीचर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए लौट के आइए बेटा 5वें फीचर पे। अब देखो, इस 5वें फीचर को समझाने से पहले एक बार पढ़ लो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको तुरंत समझ में आएगा। देखो क्या लिखा है, कहता है रिलेशनशिप ऑफ अ प्रिंसिपल एंड द एजेंट, यानी मालिक भी हैं और प्रतिनिधि भी हैं, मालिक भी हैं और क्या है, प्रतिनिधि भी हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आजकल शादियों का सीजन बहुत चल रहा है ना, किसी को न्योता वोता मिला है? किसको? आज जाना है, आगे जाना है, जाना है। अच्छा देखो एक चीज जानो, न्योता वहीं जाना जहाँ पे बढ़िया मिले, ठीक है, हाँ जहाँ भोजन ज्यादा मिलने का चांस रहे, ठीक है, बाकी तो न्योता तो हर जगह देना है। चलिए ठीक है, आप एक सवाल मेरा कि जो आपके घर पे शादी का कार्ड आया है, कुछ क्लास में ऐसे बच्चे भी हैं जिनके घर पे कोई कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आज न्योता में जाना है, ठीक है, तो ऐसे भी कुछ महारथी हैं क्लास में, कौन है, कोई है? हाँ सही बात है, सुनो। अच्छा चलो, जो आपके घर पे शादी का कार्ड आया है वो किसके नाम का आया है? पापा के, पक्का? अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपसे पूछा कि आज कौन कौन जाएगा, तो सबने कहा हम जाएंगे हम जाएंगे। अच्छा आप नहीं, 2 लोग नहीं बोले थे। अच्छा आप जाएंगे नहीं, अच्छा ठीक है, आप जाएंगे ना, अच्छा अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। सुनो सुनो मेरी बात, एक बात बताओ, आपके पापा की शादी, आपके माफ करिएगा, अरे यार हुई होगी आज से 10-20 साल पहले भैया। अच्छा ठीक है, माय मिस्टेक बेटा, माय मिस्टेक। आपके पापा उस कार्ड पे पापा का नाम लिखा है, हाँ या ना? हाँ या ना? अरे कड़वा पे मालिक, जिसपे आपका न्योतवा जाएगा, जा आप रहे हो, ठीक है, जा आप रहे हो। अब शादी के पंडाल में आप गए और जाते ही आप रसगुल्ले के लिए मार कर लिए, होता है, बफर सिस्टम में होता है भाई। मैं अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले गया था, सामने वो नान आती है ना नान खाने के लिए, भाई साहब नान वो बंदा रखा और सब ऐसे ऐसे कूद पड़े, हम कहे यार कहाँ फंस गए हम। ठीक है, तो आप गए और आप रसगुल्ले के लिए लड़ाई कर लिए, हमका चाहिए रसगुल्ला, तो ठीक है, ठेल दिया आपने काउंटर रसगुल्ले के नाम पे। नाम किसका खराब होगा, आपका या पप्पा का? सोच के बताओ, पप्पा का। ऐसा क्यों? निमंत्रण उनके नाम का है, बिल्कुल सही। देखो बस इस वाले पॉइंट को पढ़ो जरा, लिखा है बिजनेस कैरीड बाय ऑल द पार्टनर ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल द पार्टनर। मतलब सर इसका मतलब है, ध्यान दो बाबू, कि 3 पार्टनर हैं सामने बेटे। अरे मुझे पता है, मैं लौट रहा हूं, वहीं लौट रहा हूं। 3 लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा, 3 लोग हैं, तीनों लोग मिलकर बिजनेस को रन कर सकते हैं, हाँ या ना? अच्छा 2 लोग चले गए छुट्टी पे, कहाँ गए राम जाने, लेकिन गए, तो मैं यहां से इनको गायब कर दे रहा हूं, तो बेटा सिर्फ एक ही व्यक्ति काम कर रहा है। तो जो ये व्यक्ति काम कर रहा है ये प्रिंसिपल है कि नहीं है? है ना? और इन दोनों का एजेंट बन गया कि नहीं बन गया? अब आप कहोगे ऐसे कैसे सर,
अरे भैया एक बात बताओ, अगर इसकी वजह से बिजनेस में कुछ प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट को ये स्वयं ले लेगा या तीनों में बांटेगा? तीनों में बांटेगा ना। अच्छा, इसकी वजह से अगर लॉस हो गया तो खुद आप तीनों लोग भरेंगे ना, पक्का ना। तो एजेंट भी तो वही होता है जो हमारे कहने पे कार्य करे। तो बताओ जी भैया, ये फीचर समझ में आया कि नहीं आया? यानी रिलेशन ऑफ अ प्रिंसिपल एंड द एजेंट। हर साझेदार मालिक भी है और दूसरे के लिए वो दूसरे का क्या है, एजेंट भी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा? तो ये पप्पा वाला एग्जांपल चाहो तो बाद में लिख लेना। आओ छठवां वाला एग्जांपल। चलो, आप तो रसगुल्ले के लिए मार किए थे, पीछे जो बैठे हैं भैया लोग ना, मैं आपको बताऊं, इनको मैंने इनवाइट किया था, एक शादी थी हमारे यहाँ की, शिव वाटिका में जाना था। शिव वाटिका में ना, ये भाई साहब शिव वाटिका में तो नहीं आए, ये और उसके बाद वहां पे दबा के खाना वाना खूब खाए, खाना खाए, डांस किए, सब कुछ किए। आधा एक घंटा बाद मैं फोन कर रहा हूँ, कहाँ हो? तो कह रहे सर यही बगलिए में तो डांस कर रहा हूँ। तो बस 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 ठीक है। तो मैंने वही चीजें हैं, ठीक है। चलो आओ अगला। चलिए बेटा, ये छठवां वाला भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आओ सतवां देखेंगे। सतवां कहता है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। ए बेटा ध्यान देंगे, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस क्या होता है इसका मतलब? एक चीज याद रखिएगा, आपने एक पॉइंट पढ़ा था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जिसमें कहा जाता था ओनर या बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट। कहा जाता था कि नहीं कहा जाता था? बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट पढ़ा था ना, लेकिन यहां पे नहीं है। यहां पे बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेम है, बोथ आर सेम। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि अगर बिजनेस में लॉस हुआ, अगर बिजनेस में क्या हुआ बेटा? लॉस हुआ। जैसे सपोज करिए ये व्यक्ति है जिसने 10,000 रुपया लगाया, ठीक है। ये दूसरा व्यक्ति है जिसने 1 लाख रुपया लगाया, ये तीसरा व्यक्ति है जिसने 5 लाख रुपया लगाया, ठीक है। और बिजनेस में लॉस लगभग 20 लाख रुपए का। कितने का लॉस हो गया? 20 लाख का। तो इसका मतलब है अब इस 20 लाख की भरपाई इनसे भी होगी, इनसे भी होगी, और किससे होगी? इनसे भी होगी, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। और इसी वजह से इस पार्टनर की जो लायबिलिटी मानी गई है वो क्या मानी गई है? अनलिमिटेड मानी गई है। यानी 1 नंबर का सवाल यहां पे भी आएगा, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, तो आप सीधा कहोगे सर अनलिमिटेड। लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज कॉल्ड अनलिमिटेड। बताओ बेटा जी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? चलो, तो देखो हमारा अगला टॉपिक क्या है आपका? राइट ऑफ अ पार्टनर, मतलब साझेदार का अधिकार। जब यहां पर बात, ये देखो क्या लिखा है? पार्टनर्स लिखा है, ना कि पार्टनर। यानी हर पार्टनर का जो राइट है वो सेम है। हर पार्टनर का जो राइट क्या है? सेम है। आप ये नहीं कह सकते कि भैया इसने 5 लाख लगाया तो इसको ज्यादा अधिकार दे दिया जाएगा, इसने 10 लाख लगाया तो इसको ज्यादा दे दिया जाएगा, या किसी पार्टनर ने 1 रुपया नहीं लगाया तो इसको अधिकार नहीं दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सभी पार्टनर का जो राइट है वो सेम टू सेम है। तो देखो सबसे पहला राइट क्या है कि जो भी पार्टनर हैं, जितने भी पार्टनर हैं, सभी पार्टनर बिजनेस में क्या कर सकते हैं बेटा? भाग ले सकते हैं, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, यानी टू टेक द पार्ट ऑफ द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। यानी बिजनेस को चलाने में सभी पार्टनर भाग लेंगे। भाई आपने 5वां फीचर भी तो यही पढ़ा था, बिजनेस इज रन बाय ऑल द पार्टनर। सभी साझेदारों के द्वारा बिजनेस क्या किया जा रहा है? चलाया जा रहा है। सबसे पहला राइट यही है कि सभी पार्टनर अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं? बिजनेस में क्या ले सकते हैं बेटा? भाग ले सकते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे,
एक शब्द मैंने लिखा है राइट और एक शब्द लिखा है मैंने ड्यूटी। बताओ दोनों सेम है या अलग अलग है? अच्छा राइट बताओ जरा कैसे अलग है? अलग है तो कैसे अलग है बताओ भैया। अगर अलग है तो कैसे अलग है, और अगर सेम है तो कैसे सेम है? कोई आइडिया? अच्छा हिंदी में, ओहो वाह 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 वाह, चलिए अच्छी बात है। कुछ और? कुछ और? चलिए मैं आपको बता दूं बेटा, राइट को आप छोड़ सकते हैं, राइट को आप छोड़ सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। ड्यूटी को आप नहीं छोड़ सकते। ड्यूटी का मतलब लाइबिलिटी, ड्यूटी का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी। और राइट का मतलब होता है एसेट्स। ऐसे समझो आप, यू आर द कॉमर्शियन ना, यू आर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्शियन, तो आंसर दीजिए ऐसा कि बायो और मैथ वाले मुंह देखते रह जाएं, ठीक है? तो राइट क्या होता है? राइट इज द एसेट्स ऑफ माय, और ड्यूटी क्या होता है? लाइबिलिटी ऑफ माय। ठीक है, समझ में आ गया? तो राइट आप छोड़ सकते हो, यूज करना है यूज करो, छोड़ना है तो छोड़ दो, लेकिन लाइबिलिटी यू हैव टू पे, आपको करना पड़ेगा, ड्यूटी करना पड़ेगा। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा आप लोग स्टूडेंट हैं, आपका क्या, आपके पास पढ़ने का राइट है या ड्यूटी है? पढ़ना आपके लिए राइट है या ड्यूटी है ना? कितने लोग ड्यूटी कह रहे हैं? ड्यूटी वाले हाथ उठाएं। एक लोग, मैं आपको बताऊं, पढ़ना पढ़ना राइट है या ड्यूटी है? अरे चलो हाथ उठा लो, वहीं से गुनगुना रहे हो। राइट वाले नहीं, पहले ड्यूटी वाले बताओ। अच्छा ड्यूटी वाले हैं आधे, अच्छा राइट वाले? अच्छा मैं आपको बताऊं, पढ़ना आपका ड्यूटी, आपका राइट है, माफ करिएगा, पढ़ना आपका नहीं, आपका बिल्कुल लाइबिलिटी नहीं है। अब कहोगे कैसे? सरकार का भी स्लोगन यही है, शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों के लिए, कभी नहीं कहता कि शिक्षा जिम्मेदारी है। आप स्वयं देखो, बहुत होते हैं जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, बहुत से बच्चे हैं जो करते हैं, ठीक है? तो आपके मानने के ऊपर डिपेंड है, आप इसको राइट मान रहे हो या ड्यूटी, लेकिन है आपके लिए अधिकार, ठीक है? चलिए तो अच्छा मुझे जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे लिए राइट है या ड्यूटी है? पक्का? अच्छा मेरे लिए ड्यूटी है, हद है हद है, मतलब आपके लिए राइट है, मेरे लिए ड्यूटी है। हाँ मेरे लिए बेटा ड्यूटी ही है, चाहे पढ़ो ना पढ़ो, मुझे तो पढ़ाना ही है। बस भावना में ना बहो, ठीक है, सुन लिया। आओ आगे देखो, चलिए आगे देखिए। पहला राइट समझ में आ गया बेटा, राइट टू टेक द पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अगला बात है बेटा, कहता है राइट टू एक्सप्रेस द ओपिनियन। मतलब सर हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, हर व्यक्ति को क्या है? बोलने का अधिकार है। जैसे आपके घर में बुआ होती हैं, है ना, उनकी बात भले कोई नहीं मानता, लेकिन बोला उनसे भी पूछ लिया जाता है, बुआ बताओ ठीक है सब? कितने लोगों के घर में बुआ हैं? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, बुआ से सलाह वाला लिया जाता है कि नहीं लिया जाता? लेकिन बुआ की बात मानी जाती है? ठीक। अच्छा फुफ्फा का राय लिया जाता है कि नहीं लिया जाता? नहीं, लिया जरूर जाता, माना भले ना जाए। चलिए तो बेटा राइट टू एक्सप्रेस द ओपिनियन, यानी आप हर पार्टनर अपना ओपिनियन देगा, ठीक है? फिर अगला पॉइंट कहता है राइट टू एक्सेस ऑन द अकाउंट। जब हम अकाउंट की बात करते हैं, अकाउंट का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट का मतलब ये मत कहिएगा सेविंग अकाउंट, बीओबी अकाउंट या पीएनबी अकाउंट, ऐसा कुछ नहीं है। अकाउंट का मतलब है यहाँ पे किससे? बुक्स ऑफ अकाउंट से मतलब है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब जर्नल एंट्री से लेकर लेजर, ट्रायल, ट्रेडिंग, पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, या जितना भी अकाउंट बन रहा है सभी पार्टनर उसको देख सकते हैं, और देख सकने के साथ साथ
उसकी बेटा फोटोकॉपी भी ले जा सकते हैं अपने साथ। हाँ, फोटोकॉपी भी ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस खाली देख लिया। अगर उनका मन करेगा एग्जामिन करने का तो वो एग्जामिन भी करेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये, राइट। अगला कहता है कि भैया राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट, यानी जो आपने तीसरा फीचर पढ़ा था, क्या, बिजनेस और ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट आया है, काम किया है आपने, तो सारे पार्टनर उस प्रॉफिट को भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त करेंगे। किस रेशियो में, अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर ये लिखा है, ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाबू अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, कहां मेंशन है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। और अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। बस मेंशन होने वाली बात है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि 6% ब्याज देना है तो 6% मिलेगा। ठीक है बेटा, ये आपका राइट है। फिर अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल और अ लोन। ध्यान दीजिएगा यहां पे एक पॉइंट। अच्छा, एडिशनल कैपिटल क्या होती है, अतिरिक्त पूंजी, यानी जो शुरुआत में पैसा लगाया जाता है उसको ओपनिंग कैपिटल कहा जाता है, और जो साल में कभी भी पैसा लगा दिया जाए उसे एडिशनल कैपिटल कहा जाता है। तो ओपनिंग कैपिटल पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, क्लोजिंग कैपिटल पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। एक चीज और जानिएगा, ये जो शब्द क्या लिखा है, लोन, मैं यहाँ पे मैंने अभी आपसे क्या कहा कि अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो ही मिलेगा, लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन की करेंगे, जब हम बात किसकी करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन की करेंगे, तो चाहे पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो या चाहे पार्टनरशिप डीड में मेंशन ना हो, आपको 6% पर एनम के आधार पे इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, अभी कुछ देर में इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्राप्त करने का अधिकार है। फिर कहता है राइट टू इंडिमनिटी। ये सर क्या होता है, आओ एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे सपोज करो, किसका नाम लूं मैं, चलो अर्जुन और सुमित, क्लास के 2 होनहार छात्र गए मेला घूमने। अर्जुन के पास 100 रुपए थे, अर्जुन के पास कितने थे, 100 रुपए थे, सुमित के पास सिर्फ 50 रुपए थे। भाई टिकट लिया दोनों लोगों ने, तो 20 अर्जुन का लग गया, 20 सुमित का लग गया। ध्यान दीजिएगा, तो 20 यहां से कटा, 20 यहां से कटा, इनके पास अब बैलेंस कितना बचा, इनके पास 30। कोई बात नहीं, बड़का वाला झूला झूल लिया हमने। झूला को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, झूला को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, चलो कुछ, वाह, झूला को अंग्रेजी में झूला कहते हैं, वाह। चलिए झूला झूल लिया, तो झूले का 30 रुपया सुमित का लग गया, 30 रुपया अर्जुन का लग गया। ध्यान दो, तो यहां से 30 यहां से कटा, 30 यहां कटा, यानी सुमित के पास अब कुछ नहीं बचा, अर्जुन के पास अभी भी बचा है। अब दोनों लोगों को लग गई भूख। अर्जुन ने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, हम तुमको खिला देंगे, तुम बाद में हमको पैसा दे देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 25-25 रुपए का इन लोगों ने जो भी इनका मन किया वो खाया। तो इनकी जेब से 50 रुपया निकल गया, इनकी जेब में कुछ था ही नहीं। अब यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। अब देखो मोरल ऑफ द स्टोरी समझो। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर कोई पार्टनर आपके बिहाफ पर खर्चा कर रहा है, अगर कोई पार्टनर आपके बिहाफ पे क्या कर रहा है बेटा, खर्चा कर रहा है, तो वो उसके पास ये राइट है कि वो आप पे जितना खर्चा हुआ है उसको वो क्या कर सके, रिकवर कर सके। यानी अर्जुन चाहे तो सुमित के ऊपर 25 रुपए के बदले केस भी फाइल कर सकते हैं, एज अ पार्टनर, नॉट अ फ्रेंड, एज जस्ट अ पार्टनर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इनका क्या है बेटा, राइट है। देखो, राइट ऑफ इंडिमनिटी, राइट ऑफ द क्या, इंडिमनिटी, यानी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार।
क्षतिपूर्ति को प्राप्त करने का अधिकार। बताओ समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? भावना में बह रहे हो हैं? आगे देखो। अरे तो सुमित कहीं एक थे और सही। आगे देखेंगे, कहता है राइट इन द फर्म प्रॉपर्टी। ये क्या है सर? ए बेटा ध्यान दीजिए, राइट इन द फर्म प्रॉपर्टी। अब जैसे समझो ध्यान से, राइट इन द फर्म प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी परचेज की जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, वो किसके नाम पे परचेज की जाएगी? फर्म के नाम पे परचेज की जाएगी। और फर्म के बारे में कल मैंने बताया था, कलेक्शन ऑफ पार्टनर। तो अगर फर्म बंद हो गया, अगर व्यवसाय बंद हो गया, तो उस प्रॉपर्टी लोगों में बांट देंगे, सभी लोगों में आपस में क्या कर देंगे? बांट देंगे। इसी को कहा गया है राइट ऑफ द फर्म प्रॉपर्टी। एग्रीमेंट के हिसाब से बंट जाएगा। हाँ, वो जैसा जो रहे, टर्म्स और कंडीशन। फिर कहता है कि जब मन करेगा तब हम व्यवसाय छोड़कर क्या हो जाएंगे? चले भी जाएंगे। फिर कहता है राइट नॉट टू द एक्सपेल्ड। सर ये क्या है? सर इसका मतलब ये होता है कि बेटा अगर आपको जाना है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम अपने साथ कस्टमर लेकर मत जाओ। मना नहीं है, जाना है जाओ। अब ये सोचो कि 2 लोग मिलकर दुकान चला रहे थे, एक लोग का व्यवहार अच्छा था, एक लोग एकदम नालायक थे। अब वो अलग हो गए, तो जिनका व्यवहार अच्छा था वो अपनी दुकान बगल में खोल बैठे, तो इससे नुकसान तो फर्म को होगा कि नहीं होगा? तो ये नहीं करना है आपको अलग होना है, बिल्कुल अलग हो जाइए, लेकिन ये कहिए कि सर हम आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर को लेकर चले जाएंगे, तो इस प्रकार का कुछ कलाकारी आप मत करिएगा। तो बेटा केस फाइल होगा और क्या होगा? बिल्कुल होगा, ये टर्म्स और कंडीशन में है। आपको याद होगा रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। जब मुकेश अंबानी और उनके भैया क्या नाम है अनिल अंबानी अलग हुए थे, तो वहां पे कुछ टर्म्स और कंडीशन बड़ी खतरनाक है, और यही टर्म्स और कंडीशन खतरनाक होने की वजह से अनिल अंबानी दिवालिया हो गए थे। एक समय आया था, तो मुकेश अंबानी ने उनको बचाया किसी तरीके से। ठीक है, फिर अगला क्या है? देखो ये लिखा भी है, डू नॉट द कॉम्पिटेटिव बिजनेस। एक प्रकार का व्यवसाय आप नहीं चलाओगे। कॉम्पिटेटिव का मतलब एक प्रकार का आप व्यवसाय नहीं चलाओगे। भाई कॉम्पिटिटर का मतलब क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, मैं कोचिंग में हूं, मेरा कॉम्पिटिटर कोचिंग वाला होगा या मेरा कॉम्पिटिटर सब्जी वाला होगा? कोचिंग वाला ना। सेम नेचर ऑफ बिजनेस आप नहीं चलाओगे। ठीक है, फिर अगला क्या है? राइट टू द शेयर ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर द क्या? रिटायरमेंट। अगर टर्म्स और कंडीशन डिसाइड है तो उसमें रिटायरमेंट के बाद भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। सर क्या इतने ही राइट हैं? अरे हैं बहुत, लेकिन आप इसमें से कोई भी 5 राइट क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जो आपको छोटा छोटा लगे। मेरी तरफ से पहला पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, दूसरा याद कर लीजिएगा, तीसरा याद कर लीजिएगा, चौथा याद कर लीजिएगा, पांचवा कर लीजिएगा, और 6वां। उसके बाद ये वाला प्रॉपर्टी वाला याद कर लीजिएगा, और लास्ट वाला बस। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे तो हैं, याद हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये नोट डाउन हो गया है? नोट डाउन हो गया? चलिए तो बेटा आज की क्लास यहीं तक के लिए, मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। और हाँ, आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को फेसबुक से देख रहे हैं या यूट्यूब से देख रहे हैं या अकाउंटिंग गुरु ऐप से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी किसी भी समस्या, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमारे जो नंबर आपका स्क्रीन पे चल रहा है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय महादेव। अरे रहा देते भाई।